हमारे क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उसमें जाते हैं 2 लोग चन्हाकी से, ठीक है ना, क्या करते हैं, उनको भी मज़ा आता है, ठीक है ना, मज़ा लेने के लिए। तो जाते क्या करते हैं, 2 लाइन या 2 शब्द कुछ उनके खिलाफ इनके खिलाफ कुछ उसमें डाल देंगे, टुबुक देंगे, ऐसे बोलते हैं बचपन में, टुबुक दिया, धीरे से बोल देंगे, अब बोलकर उधर साइड होकर आराम से खड़ा कर, भाई ठीक है चलो, ऐसे आनंद ले रहे हैं। आइए, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चैनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री में जर्मन का एकीकरण करेंगे। जर्मन का एकीकरण का आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि पीछे के क्लास में हम लोगों ने इटली का एकीकरण खत्म किया था, इटली का एकीकरण का संपूर्ण चैप्टर वहाँ पर ख़त्म किए थे। और आज की क्लास में हम लोग जर्मनी का एकीकरण बिल्कुल समझेंगे। जर्मनी का एकीकरण में किसका योगदान था, जर्मनी कैसे बटा था, क्या हुआ था, कैसे हुआ, सारी आज की क्लास में क्लियर करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, सबके लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जर्मन का हिस्ट्री क्या है, यूरोप के हिस्ट्री में जर्मन का एकीकरण क्या है, कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जर्मन का एकीकरण, यदि हम बात किया जाए जर्मनी के एकीकरण के लिए, तो जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी के थोड़ा सा पहले चला जाए। 19वीं शताब्दी में इटली के साथ साथ जर्मनी का एकीकरण भी संभव हुआ था। लेकिन 1870 के थोड़ा सा पहले चला जाए तो 1870 के पहले जर्मनी की हालत ऐसे ही नहीं थी। जर्मनी में एकीकरण मतलब जर्मनी इस तरह अलग अलग भागों में नहीं बटा था। जर्मनी जो था एक संयुक्त था, एक मिला हुआ था, एक सब जर्मनी का जो खंड है वो आपस में मिलकर एकता में थे। ठीक है, लेकिन 1870 के बाद धीरे धीरे मतलब 18वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे यह अलग अलग क्षेत्रों में बट गया। ठीक है, 1870 के पहले यह नार्डिक और ट्यूटन प्रजाति के देश जर्मनी था। मतलब 1870 के पहले चला जाए तो वहाँ पर नार्डिक और ट्यूटन नामक प्रजाति निवास करते थे। नार्डिक और ट्यूटन के वह देश था जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में मुख्य प्रजाति नार्डिक और ट्यूटन नामक प्रजाति थे, इन्हीं का यह देश था। ठीक है ना, बाद में और का प्रभाव पड़ा यहाँ पर, जैसे कि इटली के ऊपर पड़ा था। ठीक है, छोटे छोटे राजवाड़ों में विभक्त हो गया। ये जो राज्य थे वहाँ पर राज्य बनाए गए थे, वहाँ पर धीरे धीरे आगे चलकर वहाँ पर छोटे छोटे राज्यों के मालिक बन गए। मालिक बनकर उन्होंने अपना अपना एक देश बना लिया, एक राज्य बना लिया, राजवाड़ा अपने राज्य करने का एक जगह बना लिया। ठीक है, धीरे धीरे इस तरह इसकी बंटवारा हो गई। ठीक है, जर्मन भाषा जो थी, जर्मन भाषी ये राज्यों का एक समूह था। ध्यान दीजिएगा कि जर्मन जो है एक राज्यों का समूह था, एक पैकेज था। जर्मन क्या था, एक राज्यों का समूह, एक पैकेज था। और इसमें 300 राज्य थे, 300 राज्य जो प्रशासनिक इकाइयाँ, 300 राज्य थे। वहाँ पर 300 राज्यों की अलग अलग प्रशासनिक इकाइयाँ थी, अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। तो जो जर्मनी था वह 300 लगभग छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। और यह मोटे तौर पर जर्मनी के 3 भाग बनाए गए थे। मोटे तौर पर जर्मनी को कितने खंड में बांटा गया था, 3 भाग। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कितने राज्यों में विभक्त किया गया था जर्मनी को, तो 300 छोटे छोटे राज्यों में कितने खंड बनाए गए थे, तो 3 खंड बनाए थे, एक उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी, 3 भाग इसके बनाए गए थे। ठीक है, उत्तरी जर्मनी में राज्य किसका था, प्रसा और सैक्सोनी। याद रखिएगा, उत्तरी जर्मनी में प्रसा और सैक्सोनी का राज्य था। और मध्य जर्मनी में राइनलैंड, ठीक है, मध्य जर्मनी में राइनलैंड का राज्य था। और दक्षिणी जर्मनी में बावेरिया राज्यों का राज्य था। ठीक है, 3 भाग में मोटे तौर पर बटे हुए थे। अब इनके अंदर में छोटे छोटे बहुत सारे देश थे जो सब मिलाकर लगभग 300 हो जाते थे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रो एस्टेटो, इस उत्तरी राज्य का जो क्षेत्र था, संप्रदाय था, यहाँ पर प्रो एस्टेटो नामक संप्रदाय, जाति प्रजाति लोग निवास करते थे। और दक्षिणी भाग में कैथोलिक संप्रदाय निवास करते थे। याद रखिएगा, यहाँ पर उत्तरी भाग में प्रो एस्टेटो और दक्षिणी भाग में कैथोलिक संप्रदाय निवास करते। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा एक एक टॉपिक को याद करने की बात है। ओके, इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और एकता बिल्कुल नहीं थी। मतलब ये जितने भी राज्य थे जर्मनी में, इन राज्यों में बिल्कुल न तो सामाजिक एकता थी, न तो राजनीतिक एकता थी। कहा जाता है कि धर्म के नाम पर एक कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, धार्मिक व्यवस्थाएं भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ये राज्य जो थे आपस में लड़ते झगड़ते रहे थे। और कहीं ना कहीं ये एक कारण था इनके अलग होने का, इनके बंटवारा का एक कारण था। ध्यान दीजिए, एकता सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जब
एकता खत्म होती है तो कहीं ना कहीं वह कई भागों में खंडित हो जाती है, बंटने लगती है। हमारे अंदर भी एकता रहता है, भाईचारा, भाई भाई में जब एकता रहता है तो क्या होता है, जब तक एकता रहेगा तब तक उसके उनके ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगा, कोई भी आवाज़ नहीं हो जाएगी, कोई बोलने से पहले भी सोचेगा। लेकिन जिस दिन यह एकता खत्म हो जाती है, जिस दिन आपस में बंटवारा हो जाती है, तो लोग किसी को भी कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, वह कुछ नहीं बोल पाते, असहाय है भाई। ठीक है, तो एकता सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कि इन राज्यों में एकता नहीं थी, न राजनीतिक तौर पर, न तो सामाजिक तौर पर, और न तो धार्मिक तौर पर, किसी तौर पर एकता नहीं थी। और एकता न होने के कारण इसका लाभ उठाते थे, आकर यहाँ पर बंटवारा कर दिया, जर्मनी अलग अलग अपने राज्य बना लेगा, जिसको मर्जी जहाँ पर गया, जिसको मर्जी जहाँ पर रहने लगा, जो मर्जी जो काम करने लगा। यह यहाँ पर प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, 1806 के पहले चला जाए तो 1806 के पहले सभी राज्य में पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रति समान श्रद्धा की भावना थी। 1806 के पहले तक कि रोमन के जो प्रति समाज थे, जो व्यवस्थाएं थी, वहाँ पर उनकी भावना थी। हमारे आसपास में कहीं ना कहीं, हमारे आसपास में कहीं पूजा, ठीक है, शंकर भगवान का पूजा हो रहा है, ठीक है ना, तो इस कारण से थोड़ी सी यहाँ पर नॉइज आ सकती है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लोग मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ भाई, क्लास भी लेट नहीं कर सकते हैं, उसे भी लाना है, हर चीज़ को समय अनुसार करना है। तो ये जो यज्ञ हो रहा है, ठीक है, यज्ञ या 5-6 दिन तक चलेगा या 3 जितना दिन भी चले, तो इस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लाइव क्लास में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो 1806 के पहले सभी राज्य में पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रति समान श्रद्धा, ये सब जुड़े हुए थे सभी लोग, मतलब क्या, मतलब अलग अलग थे, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक श्रद्धा से, एक सम्मान से रोमन के प्रति, अपने राज्य के प्रति, रोमन के प्रति जुड़े हुए थे, कि मतलब सब मिलजुल कर एक, आपस में कितना भी लड़ा झगड़ा कर एक हो जाते थे। लेकिन 18 के बाद ये भी खंडित हो गया, 1806 के बाद में ये भी धीरे धीरे खंडित हो गया, इसका भी कोई अस्तित्व न रहा। संसद में 300 राज्य के प्रतिनिधि भाग लेते थे, लेकिन किसी के अंदर भी 300 राज्य में था ना जर्मनी, तो संसद में 300 राज्य के प्रतिनिधि भाग लेते थे, लेकिन किसी के अंदर भी 1% भी राष्ट्रवाद नहीं था। अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए प्रेम किसी के भी अंदर नहीं था। वो अपने राज्य को बचाना, राज्य करना, यही सब के बारे में सोचते रहते थे। किसी को 1% भी नहीं था अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए प्रेम भावना कुछ नहीं था। ठीक है, जर्मन राज्य पर फ्रांसीसी, ध्यान दीजिएगा, जर्मन राज्य पर फ्रांसीसी सभ्यता संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। जो जर्मनी के राज्य था वहाँ पर फ्रांसीसी जो सभ्यता था, जो फ्रांस के संस्कृति थी, उसका गहरा प्रभाव पड़ा। अब ये प्रभाव कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर जर्मनी राष्ट्र का उदय लिखा है, देखिए, जर्मनी राष्ट्र का उदय। जर्मन में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ भाई? देखिए, कोई भी देश को आज़ाद कराने के लिए, किसी भी देश को स्वतंत्र बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है ना, वहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय होना चाहिए। लोगों के अंदर देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, लोगों के अंदर देश के प्रति भावनाएं जगनी चाहिए, लोगों को देश के लिए लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, देश के लिए जान देने के लिए तैयार होना चाहिए। ये सब भावनाएं उत्पन्न होना चाहिए, तभी जाकर किसी भी देश का, वो जर्मन हो, इंडिया हो या इटली हो, किसी भी राष्ट्र का आज़ाद करना या विकास होना संभव था। ठीक है, ये प्रमुख भूमिका थी, क्या, राष्ट्रवाद। ठीक है ना, और राष्ट्रवाद के नींव बहुत पहले ही डल चुके थे फ्रांस में, आप लोग पीछे हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो जर्मन में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ भाई, समझा जाए इसको। ठीक है, इसमें कैसा कैसा योगदान था, इसमें कुछ पगलेट भी आए थे, जैसा कि नेपोलियन हो गया, ये तो महापगलेट था। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में। जर्मन में राष्ट्रवाद का उदय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जर्मन में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत हुई, और इस समय जर्मन में अनेक राजनीतिक चिंतन, और यह समय आते आते जर्मन के अंदर अनेक राजनीतिक चिंतन आ गए थे। राजनीतिक तौर से चिंता करने में, भाई जर्मनी को आज़ाद कराना है, ये कराना है, वो कराना है, कैसे कराना है, ये सब आ गए थे वहाँ पर। ठीक है, बुद्धिजीवी भी वहाँ पर प्रादुर्भाव हो गए, उनका भी उत्पत्ति हो गया था। बुद्धिजीवी आ गए थे, दिमाग लगाने वाले लोग, कि नहीं ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, ये भी सब वहाँ पर आ गए थे। इन्हीं चीज़ों की कमी थी जर्मनी में। जर्मनी के अंदर में नेताओं की कमी थी, राजनीतिक विशेषताओं की कमी थी वहाँ पर, मतलब बुद्धिजीवियों की कमी थी, विद्वानों की कमी थी। इसी कारण से तो यह गुलाम था ना। इन्होंने जर्मन में राष्ट्रीय की भावना जगाई। इन्होंने क्या किया ना, जो यहाँ पर आए ये बुद्धिजीवी लोग, राजनीतिक चिंतन, इन्होंने प्रयास किया कि राष्ट्रवाद के अंदर में भावना जगाए। सबसे पहले जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना जगाया जाए, जर्मन के लोगों को राष्ट्रवाद बताया जाए कि राष्ट्रवाद क्या है, क्या होता है राष्ट्रवाद, कैसे हमें राष्ट्रवाद के लिए लड़ना चाहिए, ये चीज़ पहले इनको बताया जाए। जब ये जान जाएंगे तो इनके अंदर देश के लिए लड़ने के लिए, देश के अंदर काम करने के लिए हर व्यवस्थाएं आने लगेगी ना,
तब से इनको आसानी होगी हमारे जर्मन को आज़ादी दिलाने में, हमारे जर्मन से मतलब राष्ट्रवाद में लागू करने में। ठीक है, इसमें कुछ लोग आए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अस्टेन, गॉटफ्रेड, फिक्टे, एक नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हेगेल, अनराट, हमवोल्ट और ग्रिम बंधु, ये कुछ लोग हैं वहाँ के, जो ग्रिम बंधु मतलब वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो बंधु है, भाई बंधु है वे, ठीक है ना, ये कुछ लोग आए वहाँ पर। ठीक है ना, ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण बनाने में इनका भी योगदान रहा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं, अस्टीन जो था ये सैन्यवादिक राजतंत्र पर विश्वास रखता था। ये क्या था, सैन्यवादिक राजतंत्र, भाई राजतंत्र है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यह नियम के अनुसार चले, सब जितने भी यहाँ पर राष्ट्र के लोग उनके अनुसार चले, वे इस चीज़ को लागू करें, उनके अनुसार कहा सुनी हर काम किया जाए, ये उस पर विश्वास करता था। ठीक है, गॉटफ्रीड की बात किया जाए तो इसका मानना था कि सच्ची जर्मन की संस्कृति आम लोगों में निहित होती है। ये जो था ना गॉटफ्रीड, ये कहते हैं कि जर्मन को आज़ादी दिलाने के लिए, जर्मनी की एकीकरण करने के लिए, जितने भी जर्मनी को खंडित किया गया है उसे जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ना, जितने भी आम जनता है, बड़े बड़े लोग नहीं, आम जनता, हमारे आपके जैसे, ठीक है, आम जनता जो है, उन आम जनताओं के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न किया जाए, क्योंकि ये आम जनता जो है ना, यही हमारे लिए मतलब मिसाल बनेंगे, यही हमारे लिए हथियार बनेंगे। ये इसका मानना था कि इनके अंदर क्या है, सच्ची जो है ना जर्मनी के लिए सच्ची भक्ति आएगी, क्योंकि ये मजदूर है, यहाँ पर काम करने वाले हैं आम जनता, तो इनके अंदर में सच्ची भक्ति आएगी, अपने देश के प्रति लड़ने की भक्ति आएगी। ठीक है ना, इसलिए इनको तैयार किया गया। यहाँ तक नहीं, ये बोला कि यह राष्ट्र की आत्मा है, ये राष्ट्र की आत्मा है, जिसे क्या कहा गया, वोल्क्जिस्ट बोला गया। आगे चलकर इन्होंने बोला कि राष्ट्र की आत्मा ही हमारे देश की आत्मा है, इसे आगे चलकर वोल्क्जिस्ट बोला गया कि वोल्क्जिस्ट है। ठीक है, दूसरा आते हैं हमारे हर्डर ने दार्शनिक चिंतन में जर्मनी में भी संस्कृति राष्ट्रवाद की नींव रखी। ध्यान दीजिएगा, ये जो हर्डर था ना, ये दार्शनिक चिंतन किया। दार्शनिक चिंतन मतलब क्या, घूम कर जगह पर जाकर के विशेष स्थान हो गया, जैसे कि हमारे क्षेत्र में हम लोग के देश में होता है जैसे ना कि टूरिस्ट स्थल बोल सकते हैं उसको, या दैवीय स्थल बोल सकते हैं, या मतलब इस होता है स्थान ना, तो उसी तरह अलग अलग जगहों पर, दार्शनिक जगहों पर घूम करके वहाँ पर चिंतन किया, वहाँ पर इसके बारे में चर्चा किया। ऐसे जर्मनी की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, वहाँ पर राष्ट्रवाद की नींव रखी। जहाँ पर जर्मनी की संस्कृति सभ्यता थी, वहाँ पर इससे राष्ट्रवाद की नींव रखी, वहाँ पर नए तरीके से राष्ट्रवाद को जोड़ने का प्रयास किया था हर्डर। ठीक है, 33 खंडों में जर्मनी का भाषा का शब्दकोश बनाया गया कि जर्मनी की जो भाषा थी, जो उस भाषा का शब्दकोश था, जैसे डिक्शनरी बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, तो उसे 33 खंड में बांट दिया गया, 33 खंड में बनाया गया। ठीक है ना, कांट ने स्वतंत्रता को आदर्श माना। यहाँ पर कांट ने स्वतंत्रता को आदर्श माना कि यहाँ पर सबसे आदर्श चीज़ क्या है, तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है, उसे आदर्श बनाया। ठीक है, फिक्टे जो थे, इसमें लिखे देखे फिक्टे ने क्या किया कि उग्र राष्ट्रवाद की समर्थन किया। फिक्टे ने कहा कि उग्र राष्ट्रवाद के समर्थन किया, जिसमें फ्रांस विरोधी और जर्मन राष्ट्रवाद पर बल दिया। इसमें क्या किया ना, फ्रांस का विरोध किया, लोगों के अंदर जाकर, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पर बैठ के फ्रांस का विरोध के लिए कुछ शब्द डाल दी। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अक्सर देखोगे कि हमारे क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उसमें जाते हैं 2 लोग चन्हाकी से, ठीक है ना, क्या करते हैं, उनको भी मजा आता है, ठीक है ना, मजा लेने के लिए तो जाते क्या करते हैं, 2 लाइन या 2 शब्द कुछ उनके खिलाफ, इनके खिलाफ कुछ उसमें डाल देंगे, टुबुक देंगे, ऐसे बोलते हैं बचपन में, टुबुक दिया, धीरे से बोल देंगे, अब बोलकर उधर साइड होकर आराम से खड़ा होकर, भाई ठीक है चलो, ऐसे आनंद ले रहे होंगे। ठीक है ना, क्या ठीक है, आनंद ले रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं, मजा कर रहे हैं, उनको तो टाइम पास करना था, कर रहे हैं आराम से, ठीक है, वापस में लड़ रहे हैं। तो इसी तरह की ये प्रयास किया कौन, फिक्टे। यह क्या किया ना कि जाकर अलग अलग क्षेत्रों में लोग जब, तो इसका प्रयास मतलब आम हमारा अभी जो बताया ना वो गलत है, लेकिन इसके लिए तो ये सही है ना, जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या कहना, जाकर वहाँ पर जर्मनी के बारे में 2-4 बातें गलत सीधा उल्टा सीधा बोल दिया उन्हें साइड में करके, ठीक है, उन्हें समझा दिया कि वो आपने इससे किया, क्यों ऐसा क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए, क्यों किया, जर्मनी जो उसके मतलब फ्रांस की जो बुराइयाँ शुरू कर देते थे। ठीक है ना, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया फ्रांस के जो बात उठाता था ना, मतलब उसका विरोध किया। 100 एग्जाम्पल, जैसे
हमारे क्षेत्र में अक्सर देखे होंगे कि राजनीतिक व्यवस्था है ना, चुनाव मुखिया का चुनाव होने लगता है या प्रधान का, तो उसमें देखते हैं ना लोग जगह जगह वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं, भाई जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये आपस में क्या करते हैं, अभी भाईचारा के साथ मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है ना, चुनाव आते समय में ये उनके पार्टी में जाएगा, वो उनके पार्टी में जाएगा, इस तरह विरोधी बन जाएंगे एक दूसरे के, आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। अब बताओ क्या जरूरी है भाई, वो बनेगा जो भी मुखिया बने, जो भी प्रधानमंत्री बने, जो भी मुख्यमंत्री, उससे क्या लेन देन है हमारा, ठीक है। ये लोग नहीं समझते हैं, ये लोग समझेंगे क्यों, क्योंकि इनको तो बस आपस में लड़ने की नहीं, ये बनेंगे वह बनेंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, वो अपने मजा ले रहे हैं भाई, वो अपने बैठे हुए हैं, तुम लोग को लड़ा दिए, लड़ो मरो, उससे क्या होगा, वोट बनेगा, इससे रह जाएगा तो तुम्हारे ओर से 2 पक्ष आएगा, उधर से तुम्हारे ओर से 2 पक्ष है, इधर से 2 पक्ष वोट बन गया, उधर से 2 वोट बन गया, यही तो काम होता है ना। तो इसी चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या किया ना, फ्रांस के जो विरोधी है, फ्रांस का जबरदस्त विरोध किया और जर्मन में राष्ट्रवाद का होना कि हमारे जर्मन में ऐसा होना चाहिए, हम देश के लड़ना चाहिए, इनसे लड़ना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, अपने जर्मन भाषाओं का विरोध किया, ठीक है। वही फ्रांस है भाई जिसे जर्मनी में वहाँ पर पछाड़ा गया था, कहाँ पर, प्रसा ने पछाड़ा था, उठाकर फेंक दिया था प्रसा ने, इटली के एकड़ में, पीछे पढ़ाए थे ना पिछला क्लास में, इटली के एकड़ में फेंका था उठा करके, अपने वहाँ से पोप में जब हमला किया प्रसा, तो वहाँ से आया कौन सा, चलो भाई यहाँ से मंगा रहा था ये वेनेसिया, रोम से मंगाया, चलो यहाँ से लाया अपने सैनिक को, आकर लड़ना शुरू किया, तो लंबा रहा उधर की एनिमल बैक्टीरिया एनिमल, जैसे डायरेक्टर बोला है पिछले वीडियो में, मारा कि एकदम जाकर वहाँ पर हमला किया, हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो उसी तरह ये यहाँ पर वही जर्मन, वही फ्रांस यहाँ पर जर्मनी को गुलाम बना कर बैठा है। सोचो, बोला देना चाहिए किसको, प्रसा को, आ जाओ भाई आकर देखो, इसको थोड़ा सा उठा कर फेंकेगा, सोचिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसा की जरूरत थी लेकिन नहीं आया, ठीक है, अपने से ये लड़ रहे थे, ठीक है ना, आनंद आएगा, समझिएगा। फिर क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की जो समर्थन था, राष्ट्रवाद का समर्थन किया और इस जबरदस्त जमकर एकदम कूट कर फ्रांस का विरोध किया, फ्रांस ऐसा है, फ्रांस वैसा है, मतलब जबरदस्त बुराई की फ्रांस के, ठीक है ना। और जब जर्मन राष्ट्रवाद पर बल दिया, जर्मनी का राष्ट्रवाद भावनाओं का प्रचार किया, अपने देश के लिए लड़ो, ऐसा करो वैसे करो, मोटिवेट किया वहाँ के लोगों को उठाने का प्रयास किया, जबरदस्त राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया ये, ठीक है ना। तो फिक्टे भी काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाया था, ठीक है ना। सबके यहाँ पर हम एक एक करके बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा, और जिस भी बच्चे को समझ में नहीं है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हिगले की बात किया जाए तो हिगले ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या तथा राज्यों के में सर्वोच्च सत्ता की कल्पना करता है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, हिगले जो था ना, ये क्या करता था ना, बताओ तो, हिगले का क्या काम था कि ऐतिहासिक जो है ना, मतलब पुराने जो पहले की एकता वाली बातें थी, एकता वाले जो स्थान थे, उसके बारे में, लोग पहले कैसे थे, कैसे मिलजुल कर रहते थे, उसके बारे में लोगों से चर्चा करता रहता था। कौन से, हिगले, उनके बारे में बताता था, काल्पनिक बातें बताता था, कुछ अपनी तरफ से जोड़ जाड़ कर बता देता था, बहुत तेज था ये भी, ठीक है ना। इसका क्या उद्देश्य था ना कि स्वतंत्रता, इसका भी चाहिए स्वतंत्र चाहिए, जैसे भी चाहिए स्वतंत्र चाहिए। इसमें सब में सब एक ही चीज़ कॉमन निकल रही है, क्या निकल रही है, लोगों को जागृत करना, लोगों को जगाना, जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी किए थे, भगत सिंह किए थे, ये सब किए थे ना, बताएंगे जिस चैप्टर में चलेंगे तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो इनका एक ही मकसद था क्या, कि बस लोगों को जागृत करना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरना, लोगों को तैयार करना लड़ने के लिए। लोग जब तैयार हो जाएंगे, जब उन्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं ये गुलामी ठीक नहीं है, तब अच्छे से काम होगा, ठीक है ना, अच्छे से लड़ाई होगी, युद्ध होगा और हम जीतेंगे, हमारा एक राष्ट्र नया जर्मनी का निर्माण होगा। इसलिए इस सारे चीज़ यहाँ पर किए जा रहे थे, दिन प्रतिदिन लोगों को राष्ट्रवाद के खींचा जा रहा था, स्वतंत्रता की तरफ खींचा जा रहा था, नए नए काम किया जा रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका भी उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता, भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, क्या चाहिए, तो हमें स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। और देखिए बिस्मार्क हिगले के गहरे रूप से प्रभावित थे। बिस्मार्क जो था ना, ये हिगले का जो भी नियम था, व्याख्या था, इसे बिस्मार्क के नहीं, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, बहुत सारे क्षेत्र के लोग इससे प्रभावित हुए, नहीं ठीक करा, अच्छा काम करा, ऐसे करा वैसे करे, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए। और यही नहीं, ये बिस्मार्क भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था हिगले के काम से, हिगले के काम से बिस्मार्क भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है ना। डंडेनवर्ग तथा नोवेलिस ने जर्मनी गौरव और अतीत उजागर
का राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार का बढ़ा। ये जो थे डंडेनवर्ग और नोवेलिस, ये भी क्या किया कि जो जर्मनी के गौरवशाली इतिहास था, गौरवीय इतिहास था, उसको भी बढ़ावा दिया और उसके जो इतिहास है उसको अतीत को ला कर लाया, सब लोगों के पास सामने रखा कि नहीं ऐसा था हमारा जर्मनी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस सब सारी चीज़ को करके ये राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, राष्ट्रवाद को भावना को प्रसार किया। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ये लोगों ने, ठीक है ना। और भी हम यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं, तो आइए इधर भी और कुछ भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रवाद के प्रचार में अब मेन तो ये नहीं राष्ट्रवाद सबको अंदर जगा देना है। अब कुछ लोग यहाँ पर जागृत हो गए, बहुत सारे लोग जागृत हो गए, तो राष्ट्रवाद के प्रचार में यहाँ पर वहाँ के विद्यार्थी जो थे, स्टूडेंट्स, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा भूमिकाएँ थी। आजकल तो इसी का सहारा लिया जा रहा है ना, स्टूडेंटों को लेकर अपने अंदर में लगा लिया जा रहा है, मुखिया विधायक ये सब स्टूडेंटों का तालाब उठाते हैं, इनसे अपना प्रचार करवाते हैं। तो विद्यार्थी को भी यहाँ पर लिया गया था राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए, और शिक्षण संस्थाएँ भी थी जहाँ पर शिक्षक की व्यवस्था थी, शिक्षा की व्यवस्था थी, जैसे कि इंस्टीट्यूट, कोचिंग वगैरह, ये सब भी लग गए थे किसमें, राष्ट्रवाद के प्रचार करने में। जैसे मान लीजिए कि हमारे बिहार में, आप समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं ना, बिहार में मान लीजिए कि नीतीश कुमार को कोई किसी चीज़ का प्रचार करना हो, या नाशा मुक्ति का प्रचार करना हो, या कोई भी चीज़ का प्रचार करो, क्या करते हैं गवर्नमेंट जो स्कूल होता है ना, सरकारी स्कूल, उनके बच्चों को क्या करते हैं, एक लगा देंगे बड़ा सा बैनर बना के, जो भाई वहाँ का टीचर की काम दे देंगे, चलो प्रचार करो। वो क्या करेंगे, बच्चे गाँव गाँव घूम के ऐसे बैनर लेकर घूमते रहते हैं, प्रचार करते हैं। गलत चीज़ है, फिर भी क्या किया जाए, ठीक है ना। बच्चे लेकर बैनर घूमते रहते हैं, प्रचार कराते रहते हैं, ठीक है। प्रचार करना कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि प्रचार किया जाए, तो उससे रोका जाएगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को घुमाने की क्या जरूरत है, ठीक है। छोटे बच्चों को गली गली इधर उधर घुमाने की, ये प्राइवेट स्कूल की संस्था क्यों नहीं करती है, उसको क्यों नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि वो संस्था जो है ना अपने शिक्षक व्यवस्था पर, शिक्षण व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान देती है, ठीक है ना। हमारे जो व्यवस्था है ना, वो किसी तरह टाइम, सरकारी स्कूल में क्या होता है, ये नहीं होता है किसी तरह टाइम पास कर देना है, किसी तरह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कैसे भी टाइम को मेंटेन करना, पास करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। इस व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना। तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी विद्यार्थी की, ठीक है, और वहाँ की जो शिक्षक संस्था थी, ये काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाई किसमें, राष्ट्रवाद के प्रचार में। राष्ट्रवाद के प्रचार में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, ठीक है। चित्रकारों ने भी योगदान, अलग अलग बहुत सारे चित्र बना कर लोगों को मोटिवेट किया, लो भाई ऐसे देखो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, यदि हमारे देश में राष्ट्रवाद रहता, हमारा देश आज़ाद रहता, तो ऐसी व्यवस्थाएं होती, ऐसी व्यवस्थाएं, मतलब इसी तरह बहुत ज़्यादा प्रचार किया इन्होंने राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद की जो भावना थी उससे प्रेरित होकर फादर जॉन ने तरुण आंदोलन आरंभ कर दिया। और इससे इतना ज़्यादा प्रचुर नहीं होता किसी चीज़ को बार बार कहा जाए आपसे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे बार बार आपसे कहा जाए, तब क्या तंग होकर कुछ ना कुछ उसके से एक रिजल्ट निकालने के, नहीं ऐसा हमें करना है, ऐसे हमको करना है, ऐसा लेकर चलना है, ठीक है। तो उसी तरह राष्ट्रवाद की जो भावना से प्रेरित होकर फादर जॉन थे, वे तरुण आंदोलन का आरंभ कर दिया। तरुण आंदोलन बच्चे हम लोग आगे पढ़ेंगे, तरुण आंदोलन को विस्तार से, तरुण आंदोलन क्या होता है, कैसे होता है, बस यहाँ पर आप नाम चर्चा जान लीजिए, ठीक है ना। आगे इसको अभी हम लोग डिटेल्स में लेकर चलेंगे, ठीक है ना, युद्ध में। तो तरुण आंदोलन का आरंभ कर दिया, तरुण आंदोलन हो गया। और इसमें अनेक जो राजनीतिक थी, इन्होंने क्या किया कि अनेक जो राजनीतिज्ञ था व्यायामशालाएं स्थापित कर दी। इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था, क्योंकि जितने भी नवयुवक थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का सबसे ज़्यादा प्रचार, सबसे ज़्यादा जागृत इनके माध्यम से होता फादर जॉन से, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया ना कि राजनीतिक व्यायामशालाएं मतलब व्यायाम मतलब और कोई वगैरह होता है नहीं, सब व्यायाम करने वाला स्वस्थ वगैरह, तो वो सलाह मतलब घर, उनका निर्माण ये करा दिया, स्थापित करा दिया, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ कि जितने भी नवयुवक थे, 18-20-30 तक की उम्र वाले, ठीक है, तो ये नवयुवक के अंदर राष्ट्रवाद की चेतना जागृत हुई कि नहीं हमें भी लड़ना चाहिए। होता है ना नेता, जैसे हमारे देश में भगत सिंह की मृत्यु के बाद में सबके अंदर खलबली से मच गई थी, उसी तरह ये इन्हें भी लगा कि नहीं लड़ना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा देशवाद की भावना का प्रचार हो गया, राष्ट्रवाद की भावना का जागृत हुई अपने अंदर में, अपने देश के लिए करने की, कुछ जर्मनी के लिए कुछ करने की भावनाएं जागी, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात थी जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है। 1815 के बाद छात्रों ने वर्सेनशाफ्टेन नामक समिति का गठन किया, और वो जितने भी नवयुवक थे, जितने भी छात्र थे, सबने मिलकर क्या किया कि एक वर्सेनशाफ्टेन नामक की वो समिति बना दी, जिसमें केवल छात्र ही थे, संगठन बना दिए, समूह बना दिए, ठीक है ना, चला दिया, ठीक है। इस तरह मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। अब क्या होता कि जर्मनी के अंदर में धीरे धीरे लोगों के अंदर ये राष्ट्रवाद पनपने लगा था, धीरे धीरे सभी लोग राष्ट्रवाद से जुड़ने लगे थे। सबके मन में कहीं ना कहीं हो गया था कि नहीं, हमें अपने देश के एकीकरण करना है, आज़ाद कराना है। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सभी देश के अंदर में आ गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी देश के लिए, क्योंकि सबके अंदर जब ये भावना उत्पन्न होगी तो सब एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इस तरह कहीं ना कहीं जर्मनी का एकीकरण संभव था। और देखिए सबसे ज़्यादा बकलोल का काम तो ये किया नेपोलियन, ये आया था
जर्मनी में, और आकर सबसे ज़्यादा बकलोल का काम कर दिया। मतलब जर्मनी के लिए लाभदायक हो गया, जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे अच्छा काम हुआ, लेकिन इसके लिए तो फ्रांस लाया था ना, तो इसके लिए सबसे बेकार काम हो गया। यह आया था जर्मनी पर राज करने के लिए। तो ये क्या किया कि एकीकरण की जो प्रक्रिया रही, लगभग कहा जाता है कि इसी ने आरंभ किया था, ठीक है ना। यहाँ पर आकर हमला किया, छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों को कब्जा किया, ठीक है ना। यहाँ के राजा बनने के लिए उन राज्यों के ऊपर में अपना प्रभाव डाला, वहाँ के लोगों को अपना प्रभाव डाला। नेपोलियन फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा विकास किया था, जैसे कि 1-2 क्लास में पीछे के आपको बता दिए हम कि नेपोलियन जो था फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा विकास किया था। तो जब यहाँ पर कब्जा किया तो यहाँ के लोगों को लगा कि नहीं हमारे राजा ठीक नहीं, पहले से राष्ट्रवादी इनके अंदर आ गया था। ये सोचे कि अरे भाई हमारे राजा ठीक नहीं है, कहीं नेपोलियन आ जाएगा ना, तो जैसे फ्रांस का बेड़ा पार किया था, फ्रांस में जैसे विकास किया है उसी तरह यहाँ पर भी आकर विकास करेगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। इसलिए लोगों ने हर पछता कर इसको राजा बना दिया, लेकिन ये विकास करने वाला था नहीं था। क्योंकि यह क्या ना कि वहाँ से बहुत सारे धन को लेकर जाता था, यहाँ से धन को कमाता था, उठा कर लेकर जाता था अपने देश में, वापस सैनिकों को अदर को इधर उधर खर्चा करता था फ्रांस में ले जाकर, ठीक है ना। तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था जर्मनी का, ठीक है। बाद में इसको हटाया गया, लेकिन इसने जो काम किया ना बहुत तगड़ा काम किया था। क्या किया था ध्यान समझिएगा। नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, जो पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त करके जर्मनी के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे इन राज्यों को मिलाकर एक एक राज्य बना दिया था, ठीक है ना। 1806 में लगभग 39 राज्य बनाया था, 39 राज्यों का राइन महासंघ स्थापित किया था, 39 राज्यों का राइन महासंघ स्थापित किया था, एक में कर दिया था, मिला दिया था। अब बताइए कि जर्मनी के एकीकरण का मतलब क्या है कि सभी छोटे छोटे जितने भी खंडित राज्य उसको मिला देना। तो कहीं ना कहीं यह चाहे अनचाहे में ये काम करा कि नहीं करा। नेपोलियन काम किया ना, भले उस पर राज कर रहा है लेकिन सबको एक कर दिया ना। और जब भी अब नेपोलियन को हरा कर यहाँ से हटाया जाए, नेपोलियन को यहाँ से ख़त्म किया जाए, तो सभी राज्य क्या फिर से बट जाएंगे? नहीं बटेंगे, क्योंकि वह राज्य जो है एक हो चुके हैं। तो जाने अनजाने में ये बकलोलवा बहुत गंदा काम कर दिया था अपने लिए, ठीक है। जर्मनी के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है ना। जर्मनी के लिए सबसे अच्छा काम हुआ कि सब राज्य मिलकर एक महासंघ स्थापित कर, एक महासंघ महाशक्ति बन गए, ठीक है ना। अब इससे इतना ही नहीं, जब वहाँ पर इसको राजा बना दिया गया, वहाँ पर राज करने लगा, ठीक है। मेरा सेकंड वाला लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग, उसमें इसके विस्तार से मैं चर्चा की है नेपोलियन बोनापार्ट का, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बहुत कम था तो इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं किए, क्योंकि पहले पढ़ा दिए है ना, इसलिए यहाँ पर उतना चर्चा नहीं किए थे, ठीक है। इतना ही नहीं, जब वहाँ के ये राजा बना तो वहाँ पर भाई अब राज्य करेगा तो वहाँ की व्यवस्थाएं भी चाहिए ना। तो वहाँ के लिए ये प्रशासनीय व्यवस्थाओं को भी सुधारा, वहाँ के सिस्टम्स को भी सुधारा, सामाजिक व्यवस्थाएं को भी सुधारा। कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे, ठीक है। आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारा, ठीक है। लेकिन एक काम करता था, वहाँ से जितने भी धन होता था ना उठा कर लेकर भाग जाता था अपने देश में। वहाँ पर जाकर अपने सैनिकों को अदर को सबका अपना पेमेंट करता था, खर्चा चुकाता था, जिससे वो अपने देश को सुरक्षित रखे, बचा सके। ये चीज़ लोगों के यहाँ की पसंद नहीं थी, ठीक है ना। क्योंकि ये कमाते थे यहाँ, इनके धन को लेकर ये चला जाता था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसका मतलब यहाँ से राज्य जो है खत्म हो जाता है आगे चलकर, ठीक है। जिससे जर्मन जो थे राज्यों की एकता की भावना उत्पन्न हुई। अब जैसे कि मिलकर सब एक हो गए ना, जो छोटे छोटे राज्य खुद के लिए लड़ रहे थे, सोचे ये हम लड़ रहे हैं, हमारा ये झंडा रहेगा, ये हमारा रहेगा, आपस में लड़ रहे थे। एक एक आकर जबरदस्ती सभी को एक कर दिया, मिला दिया, सबका धर्म एक कर दिया, झंडा एक कर दिया, हर व्यवस्था एक कर दी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रेम भाव रहते रहते तो एकता हो ही जाएगा ना। मान लीजिए कि हम हमारे साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमारा बिल्कुल नहीं बनता है, बिल्कुल झगड़ा होता है, बिल्कुल मतलब मेरे दुश्मन की तरह रह रहा है, ठीक है ना। ऐसा किया जाए कि जबरदस्ती दोनों को एक ही रूम में रखा जाए, तो एक ही रूम में रहना पड़े, ठीक है। कहीं हमारे एक ही रूम में रहना पड़े, मजबूरी है हमारी, ठीक है। नहीं तो हम भाग सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ऐसी मजबूरी उत्पन्न करा दिया जाए, ठीक है ना। तो हम रहते 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीने 1 साल तक ऐसे चलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर झगड़ा खटमेट के सब चलता रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि एक समय आएगा ना कि दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। मतलब क्या मिलेंगे भाई, बातचीत तो होगा ना, धीरे धीरे जो विवाद है विवाद धीरे धीरे प्रेम भाव में बदल जाएगा। यही होता है, ये हमारे जीवन का मतलब ये सच्चाई है, कैसे ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह जब बहुत सारे राज्यों को अलग अलग मिला दिया गया, एक कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं साथ में रहते रहते इनके अंदर भी एक तरीक़ा से मतलब भावनाएं हो गया। और कब जब इनके अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेम हुआ है, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा दुश्मन है, हम कहीं प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, कोई समस्या हुई है मेरे साथ में, ठीक है, तो वह हमारा मदद करेगा। तो उस समय कहीं ना कहीं हमारे मन में, कहीं ना कहीं हमारे विचार में उसके प्रति दया भाव थोड़ा सा तो ये जागृत हो ही जाएगा कैसे भी करके। तो इसी तरह यहाँ पर जब ये एक हुए ना, तो आज जब ये नेपोलियन जब उल्टा
सीधे इनके साथ करने लगा कि भाई इनके धन को इधर उधर करने लगा, ऐसे ऐसे करने लगे। तो अरे पुराने वाले राजे था, हमारा जो था वही अच्छा था, अपना ही वाला अच्छा था, भले कुछ भी करे हमारे धन को हमारे देश से बाहर तो नहीं करता था। ऐसे ऐसे बातचीत होने लगी, अभी नहीं इसको तो हटाना जरूरी है। सभी मिलने लगे, जुड़ने लगे, कहीं ना कहीं यह जर्मनी के एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरह मिलकर ये जर्मनी के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसमें बिस्मार्क की भी भूमिका भी यहाँ खत्म नहीं हुआ है जर्मनी का एकीकरण बाबू। ये जर्मनी के एकीकरण में अभी बिस्मार्क की भूमिका है, बिस्मार्क की प्रतिक्रियावादी नीति है, ये सब क्या होगा एक और क्लास मैं आप लोगों से लूँगा और एक क्लास में प्रयास करूँगा कि जर्मनी का एकीकरण खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक, हम मिलते हैं कल के लेक्चर में। और कल के लेक्चर में बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे कि बिस्मार्क के पूरे, क्योंकि बिस्मार्क उधर जो हम बताए थे कि काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, अमेजनी 3 हीरो हो गए इटली के एकीकरण के, इधर जर्मनी के एकीकरण के बिस्मार्क हीरो है। ठीक है ना, तो इसलिए बिस्मार्क की जीवनी थोड़ा सा हम डिटेल्स में साइड करके पढ़ेंगे ताकि बच्चे बिल्कुल हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग का ये लेक्चर आज का खत्म हुआ और एक या 2 लेक्चर रहेगा, 2 लेक्चर और लेंगे हम, अभी बता देना, क्लियर कर देना है कि 2 लेक्चर और, एक लेक्चर में जर्मनी के एकीकरण पूरा कर देंगे और एक लेक्चर में कुछ युद्ध हुआ है ना, उन युद्धों की चर्चा करेंगे। उस युद्धों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में करके साइड करके पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा ना कि हम लोग के जो नॉलेज है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। नहीं तो यदि खत्म करना होता सिलेबस ना तो हम 3-4 ही लेक्चर में खत्म कर देते। ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं था, सारे सबको एक में समझा कर बता देते, लेकिन यहाँ पर एक एक चीज़ को मैं खोल खोल कर बता रहा हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों के लिए टॉफ, ये सच्चाई है भाई चैप्टर बच्चों के लिए टॉफ लगता है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो चलो टॉफ लगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ना तो समझ में आएगा। ओके, हम आपके साथ हैं, क्यों, इसलिए ना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये हमारा 11 नंबर की 11 होगा, 11 लेक्चर है शायद हमारे इस चैप्टर में, 11 लेक्चर हो गए हैं। तो जिस भी बच्चे ने मेरा पीछे का लेक्चर नहीं देखा है, जिस भी बच्चे ने मेरा पीछे क्लास नहीं किया है, तो उन बच्चों के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आपके लिए मैं प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जिसमें लिखा होगा कि क्लास 10th हिस्ट्री या हिस्ट्री 10th क्लास स्टैंडर्ड, ऐसा करके लिखा होगा। ठीक है, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर सभी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह करके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग एक एक चीज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिल्कुल ईजिली तरीका में। मैं इटली के एकीकरण का 2 बार बता चुका हूँ, इटली के एकीकरण के इतिहास 2 बार क्लियर करा चुका हूँ। एक पीछे के लेक्चर में भी बताए थे और एक इस लेक्चर में भी। इधर जब बच्चों को समझ में नहीं आया तो इधर इतना तोड़े उसको कि बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है ना, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सारे सब्जेक्ट हम लोग खत्म करेंगे। हिस्ट्री बिल्कुल एसएसटी का एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, सारे चीज़ खत्म कर दूंगा। ठीक है, और मैथ का जो क्लास लाइव है वो भी चलता रहेगा और इस चैप्टर के बाद हम लोग दूसरे चैप्टर लाइव क्लास से स्टार्ट करेंगे। उसमें वीडियो अपलोड मैं नहीं करूँगा, आप लोगों का लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास में हर चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।